पाकिस्तान में फिलवक्त निज़ाम जमहूरियत राइज है, यानी आवाम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, वो नुमाइंदे कौमी असम्बली और सेनेट में पहुंचते हैं, वो आवाम की फलाह बहबूद की पॉलिसीज बनाते हैं और यूं जो निज़ाम हुकूमत है वो चलता है। हर 5 साल बाद इस प्रैक्टिस को दोहराया जाता है और कुछ अगर नहीं बदलता तो वो पाकिस्तान में आवाम की ज़बू हाली और आवाम की तकदीर है। बाकी चेहरे बदले जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं मजीद, और निज़ाम जो है वो जूं का त्यों है। चूंकि निज़ाम क्यों नहीं बदलता, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और इसका जवाब ये है कि निज़ाम एक ताकतवर के ताबे था शुरू से लेके आज तक, और वो ताकतवर जब तक अपना माइंडसेट नहीं बदलता, निज़ाम कभी नहीं बदलता। हाल ही में जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जो उन्होंने एक सीजन जर्नलिस्ट शाहिद मेतला को दिया है। तीसरी उसकी किस्त जारी हो चुकी है। पाकिस्तान में जो अस्करी तारीख है पाकिस्तान की और जनरल कमर जावेद बाजवा की, उसमें जो वाकयात पाकिस्तान में रूह पजीर हुए, उनके हवाले से चंद इक्तबासात आपके सामने रखेंगे। और एक चीज यहाँ आपको बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि शाहिद मेतला के इंटरव्यू की ये तीसरी किस्त है और वो आज भी जो आज की किस्त है उसके ऊपर भी वो यही लिख रहे हैं कि ये इंटरव्यू अभी जारी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जनरल बाजवा की जानिब से जो इंटरव्यू के हवाले से डिनाइल था, शायद वो इतना तकवीत नहीं रखता था कि शायद मेतला का वो इंटरव्यू रुक जाता या फिर उसे मजीद पब्लिश न किया जाता अगर शायद मेतला जो हैं वो कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी लेके आते। और जहाँ तक उनकी क्रेडिबिलिटी के ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद मेतला गुज़िश्ता 2 दहाइयों के लगभग जो हैं वो पाकिस्तान में सहाफ़त कर रहे हैं और इस फील्ड में उनको क्रेडिबल समझा जाता है। और दूसरी बात, चूंकि जिन हालात में पाकिस्तान में जर्नलिज्म जिन हालात का शिकार है, तो आप कोई ऐसी स्टोरी यहाँ पे नहीं कर सकते जिसको फैब्रिकेटेड तरीके से किया गया हो, जिसका कोई असल ना मौजूद ना हो। और यहाँ पे तो बाज़ औक़ात जो ओरिजिनल और जेन्युइन स्टोरीज हैं वो करने भी मुश्किल हो जाती हैं। शाहिद मेतला का आज का इंटरव्यू जो था, जो इक़्तिबास उन्होंने जारी किया है, वो हम आपके सामने रखते हैं। ये तारीखी जो इंटरव्यू है, ये तारीख है कि कैसे पाकिस्तान में जो वाक़यात हैं वो रोनुमा हुए और कैसे सियासतदानों को जो है फिर उन वाक़यात का खमियाजा भुगतना पड़ा, कैसे यहाँ पे पावर गेम की जाती है, पावर को तब्दील किया जाता है, जो मंजूर नज़र होता है उसे कैसे मसनद इक़्तिदार तक पहुँचाया जाता है और फिर जो आपकी बात न माने कैसे उसे उतार फेंका जाता है। शाहिद मेतला के इंटरव्यू से इक़्तिबास देखते हैं। शाहिद मेतला साहब जनरल बाजवा से सवाल करते हैं कि मैंने सवाल किया, क्या आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करवाया था? जनरल बाजवा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पनामा पेपर्स पर समाअत कर चुकी थी। फिर कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं? हम हर चीज़ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी, जनरल फैज़ ने की हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने पूछा कि जनरल फैज़ ये काम खुद से कर सकते थे? जनरल बाजवा कहते हैं कि आप किसी से 8 काम करवा रहे हों तो वो 10 कर ले तो आप उसे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में ये होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम जो हैं वो अपनी मर्जी से कर रही होती हैं। मैंने फिर सवाल किया, क्या आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया? जनरल बाजवा ने कहा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं? जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से ज़ाती अनाज भी था। शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे उनको नाअहल करवा सकता था? इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के ज़िम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था, सबूत फौज ने मुहैया कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे, मैंने इनको यूएई भेजा और वो अकामा लेकर आए। मैंने पूछा, यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ न देने की वजह से नाराज़ था और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ का अकामा दिया। जनरल बाजवा कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अकामा मिल गया। जब अदालत में पानामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी
मेरे पास आए और मुझे दामने को ले गए। वहाँ हम 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा आप पानामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा कि मैं उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद ज़्यादा गलतियाँ की हैं। इन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दिए तो इन पर सबूतों का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे बहरहाल किसी दोस्त ने बताया था कि मियां नवाज शरीफ ने डाइवो से $5 मिलियन रिश्वत ली थी, $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन जिहाद के लिए किसी फलाही ट्रस्ट को दिए थे। मैंने उस शख्स को कहा था कि अच्छा मियां शरीफ नेकी का काम भी करते हैं। जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि JIT के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत न लिखें। फिर चौधरी निसार ने ISI और MI के अफसरान JIT में शामिल न करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि JIT में फौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ पूरे एतमाद थे और वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि उनके पास दस्तावेजात जो हैं वो पूरी हैं। ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिर जाता। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का फैसला किया तो मैंने DG ISI को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है। तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं। मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने खत की माजत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मातहत अदारा हैं, खत नहीं लिख सकते, चनाचे खत नहीं भेजा गया। मैंने पूछा फिर नाअहली कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज हैं क्या? उन्होंने जवाब दिया कि हम भी तो इंसाफी थे। इस पर उन्होंने बुलंद कहकर लगाया कि हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो उसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पानामा पेपर आ गए, मीडिया में हर तरफ वज़ीर-ए-आज़म चोर है कि गिरदान होना शुरू हो गई। फिर डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर दबाव था। डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरियम नवाज के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी थी कि 71 के बाद फौज की दूसरी पसपाई हुई है। इन वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इस दौरान सलमान शहबाज मिलने आए और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की तो मैंने इन्हें कहा कि पहले अपनी बाजी को तो संभाल लें, जिसने ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर दी है। जनरल बाजवा से पूछा कि शायद खाकान अब्बासी नून लीग छोड़ देंगे। वो कहते हैं खाकान अब्बासी नून लीग नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत काबिल आदमी हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने ज़बरदस्त काम किए, वो माइशत को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डॉन लीग्स पर सवाल किया तो कहते हैं कि जब मैंने आर्मी चीफ बना तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म से मिलने वज़ीर-ए-आज़म हाउस गया तो इन दोनों डॉन लीग्स का बहुत चर्चा था। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर सबसे बड़ी गलती जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाकर की थी। सियासी जमातों को एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ बहुत बड़ी अहमियत होती है और फौज अपने साबका आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती। जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और फिर फौज ने मुशर्रफ को बचा भी लिया। मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब होते, कभी कहीं से, और फिर अस्पताल पहुंच गए। जनरल बाजवा ने मुझसे सवाल किया कि आपको मालूम है डॉन लीग्स क्या थी? मैंने कहा जी हाँ, डॉन लीग्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की स्टोरी मैंने ARY न्यूज़ पर ब्रेक की थी, जो मेरे कैरियर की बड़ी स्टोरीज में से एक है। मैंने फिर कहा कि सिरिल अल्मेडा ने 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से खबर दी थी कि शहबाज शरीफ ने DG ISI रिजवान अख्तर से कहा है हम जो भी कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द पकड़ते हैं इनको ISI छुड़ा लेती है। फिर एजाज चौधरी ने कहा था कि दुनिया हमें दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मुकम्मल सफारती तन्हाई भुगतना पड़ेगी। जनरल बाजवा ने कहा कि एजाज चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यही हमने फैटफ में भी भुगता था। अब मेरी साइड स्टोरी सुने। जब मैं आर्मी चीफ बना तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए गया तो चौधरी निसार कहने लगे कि हमें डॉन लीग्स को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है, मतलब इंक्वायरी को मुकम्मल करके ख़त्म करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद चौधरी निसार के हलके में कोई तकरीब थी, मैं भी गया तो चौधरी निसार ने फिर वही बात की, हमें डॉन लीग्स इंक्वायरी को ख़त्म करना है। इसके बाद मैंने DG ISI नवीद मुख्तार को अपने पास बुलाया और पूछा कि डॉन लीग्स इंक्वायरी का क्या बना, क्या कुछ मिला? जनरल नवीद मुख्तार कहने लगे कुछ सबूत मिले हैं कि सिरिल अल्मेडा ने
70 मिनट परवेज रशीद से फ़ोन पर बात की है, लेकिन ये नहीं पता था कि बातचीत हुई क्या थी। इंक्वायरी कमेटी ने सिर अलमेडा, अजहर अब्बास, राव तहसीन, तारिक फातमी और परवेज रशीद को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल डॉन लीक्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन जहां भी जाता तो जूनियर अफसर सवाल करते थे। इसके बाद मैंने चौधरी निसार और इसाक डार से बात की कि सहाफियों का केस CPNE को भेज देते हैं, चूंकि मैं भड़ों के जत्थे को हाथ नहीं डालना चाहता था और बाकियों के खिलाफ इंतजामी एक्शन लेने का फैसला हुआ। फिर मैं नवाज शरीफ के पास चला गया और इन्हें कायल करके कोशिश की कि वो परवेज रशीद पर नहीं मान रहे थे। खैर फिर मान गए और फैसला हुआ कि परवेज रशीद और तारिक फातमी को ओहदों से हटा दिया जाएगा। सहाफियों का केस CPNE को भेजा जाएगा और बाकियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इसके एक दिन बाद मैं लाहौर चला गया तो वहां पर ARY पर अचानक डॉन लीक्स का नोटिफिकेशन चलना शुरू हो गया। ARY न्यूज ने कहना शुरू कर दिया कि देखें, हुकूमत ने शरीक मुल्ज़मान को सजा नहीं दी, हुकूमत ने अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया था। मीडिया ने फौज पर शदीद दबाव डाला। मैंने उसी वक्त जनरल आसिफ गफूर को फ़ोन किया और अंग्रेजी में हुकूमत को बुरा भला कहा और कहा कि इनसे कहो कि पूरा नोटिफिकेशन इशू करें। जनरल आसिफ गफूर ने अपने तौर पर ही नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का ट्वीट जारी कर दिया। इस दिन मुझे फाटा जाना था, मैं चला गया और इसके फौरन बाद मुझे फ़ोन आ गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने मिलना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा तो नवाज शरीफ ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल था कि वो गुस्से में होंगे, कुछ ना कुछ नागवारी का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुलाकात के इख्तिताम पर सिर्फ इतना कहा कि जनरल साहब गुस्से में फैसले न किया करें। मेरे दिल में आया कि कुछ गलत हो गया है। 2 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म ने चीन जाना था। अब जनरल्स और सियासी लीडर्स मेरे पास आना शुरू हो गए कि ट्वीट वापस मत लें। कभी फौज ने भी कोई चीज़ वापस ली है। इस दौरान ख्वाजा आसिफ भी मेरे पास आए। दीगर मुस्लिम लीगियों ने भी आकर कहा कि ट्वीट वापस न लें, लेकिन मैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को कमतर हैसियत में चीन नहीं भेज सकता था। ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की चीन में क्या हैसियत होती जिसके इख्तियार में अपनी फ़ौज भी नहीं, और इसके लिए ट्वीट वापस ले लिया। कहते हैं कि जनरल नवीद मुख्तार शरीफ आदमी थे, कोई ज़्यादा बाइख्तियार भी नहीं थे। जनरल फैज़ सारे काम करते थे। मैंने कहा कि इसकी वजह आप थे, आपकी तरफ से जनरल फैज़ को इख्तियार और ताकत दी गई थी। जनरल बाजवा, हाँ ये बात भी थी, और वैसे भी हम पे इमरान खान को लाने का भूत सवार था। कहते हैं डॉन लीक्स का इशू जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था, इसमें कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीक्स पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनरल राहील और जनरल रिजवान अख्तर जब भी मुलाकात के लिए आते तो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते थे। जनरल रिजवान जनरल राहील के सामने नवाज शरीफ को कहते कि जनरल राहील को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन जनरल राहील शरीफ के बाद वो नवाज शरीफ को कहते हैं कि सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दे दें, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जनरल रिजवान अख्तर का अपना नंबर आना था। फिर मैंने सवाल किया कि आपने जनरल रिजवान और आसिम बाजवा को माफ़ कैसे कर दिया। जनरल बाजवा कहते हैं मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। मैं जनरल रिजवान को ISI से हटाकर कमान देना चाहता था, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली कि वो सियासत में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। वो 2-3 बार इनकी हरकतें रिपोर्ट हो चुकी थी, कुछ इनकी करप्शन के भी मामलात थे, तो मैंने इन्हें फारिग कर दिया। आसिम बाजवा ने माफ़ी मांग ली थी और इन्हें माफ़ कर दिया और इन्हें सदरन कमांड दे दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अक्सर कहते थे कि आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, मैं किसी को माफ़ी न दूं। जनरल बाजवा कहते हैं कि जनरल आसिम बाजवा ने जनरल राहील शरीफ को हीरो बनने की डगर पर डाल दिया था। इनको कहा था कि मैं आपको हीरो बनाता हूं, आप करप्शन के खिलाफ नारा लगाएं। हालांकि ज़र्ब-ए-अज़्म में एक गोली भी नहीं चली थी। फिर जनरल राहील शरीफ ने करप्शन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। पानामा ट्रायल के दौरान मैंने शुजात अजीम और चौधरी मुनीर को पैगाम देकर नवाज शरीफ की तरफ भेजा कि वो इस्तीफ़ा दे दें, नाल होने से बच जाएंगे। 1 साल के बाद इलेक्शन है तो वो दोबारा। मैंने सवाल पूछा कि मरियम नवाज को आपने रिहा करवाया था। उन्होंने जवाब दिया नहीं, मरियम नवाज के खिलाफ भी केसेस कमज़ोर थे। मरियम नवाज से आखिरी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इशाइये में हुई थी, तब कुलसुम नवाज भी जिंदा थी। उसके बाद कभी भी मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई। शाहिद मेतला के इस इंटरव्यू का ये जो हिस्सा है, इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था और मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं जो हमने आपके सामने रखी। उम्मीद ये है, चूँकि उन्होंने इसके साथ लिखा है कि इसकी अगली किस्त भी आनी है और ये अभी जारी है, तो जो आमदा किस्त होगी उसमें गालिबन जो इमरान खान का दौरे हुकूमत है, इसके हवाले से भी होश रुबा इंकशाफात आपके सामने आएंगे और हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।
مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے چینل 51. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر.